नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर प्रवासी पक्षियों ने दस्तक दी है। ब्रह्म सरोवर पर आपको बता दें, ठंडे देशों ने आने वाले प्रवासी पक्षियों ने यहां पर डेरा जमा लिया है। ये प्रवासी पक्षी दूर दराज से अपने अपने झुंड में आते हैं और मार्च महीने के बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। इस बार ठंड शुरू होते ही हरे भरे मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले परिंदों ने शहर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है, तो वहीं पानी के आसपास रहने वाले परिंदे भी कुछ ही दिनों में अपना डेरा जमा लेंगे। पक्षी विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस बार मौसम परिंदों के अनुकूल होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे कि बड़ी संख्या में परदेसी परिंदों के आने की उम्मीद है। रोहतक में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। 14 अलग अलग पदों के लिए मतदान ये किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में रोहतक की जिला बार एसोसिएशन अहम जगह रखती है। पिछले साल बार की मतदाता सूची में वकीलों की संख्या 2693 थी, लेकिन इस बार चुनाव अधिकारी ने 2445 सूची तय की है। चुनाव अधिकारी ने यह बताया है कि मतदान के बाद ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चार प्रधान में, 4 सेक्रेटरी में, 3 वाइस प्रधान में, 3 जॉइंट सेक्रेटरी में। हाँ जी। तो सर, जिस तरीके से व्यवस्था ना हो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? नहीं, पुलिस प्रशासन हमारे पास आया हुआ है और सभी वकील साथी भी मिलजुल के अच्छा कार्य कर रहे हैं। निष्पक्ष भाव से इलेक्शन चल रहा है। हमारे सतवीर सिंह नाराज जी मेरे साथ बैठे हैं, प्रिजाइडिंग मेंबर हैं वो, और हमारी देख। प्रदेश भर में एचटेट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एचटेट की परीक्षा अच्छे ढंग से हो सके, तो वहीं परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या न आए, साथ ही परीक्षा में ड्यूटी देने वाले स्वास्थ्य रहे, इन सब को लेकर बोर्ड परीक्षा में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये परीक्षा 18 और 19 तारीख को पूरे हरियाणा भर में आयोजित होगी। चेयरमैन डॉक्टर जंगबीर सिंह ने बताया कि परीक्षा में 1,87,951 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भी परीक्षा गृह जिले में होगी। बोर्ड केंद्रों पर चकाचौक बंद व्यवस्था रहेगी, ताकि किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो सके। हवन का आयोजन किया गया। प्राणी मात्र पूरी दुनिया सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, उसकी कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके मंगल की कामना की गई है। और जो एचटेट परीक्षा आ रही है उसमें हमारे अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे परीक्षार्थी हैं और विभिन्न प्रशासन के अधिकारी सब लगे हुए हैं। सब सुरक्षित स्वस्थ रहते हुए इस कार्य को संपन्न करें, इसकी प्रार्थना की गई है। 1,87,951 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और 291 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होगी। 146 फ्लाइंग इससे निरुद्ध रूप से परीक्षा हो सके उसके लिए बनाए। प्रदेश में नौकरियों में हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक का मामला अब गर्माता जा रहा है। पेपर में गड़बड़ी को लेकर सोनीपत में हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं एचसीएस अनिल नागर और रॉबिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी राम सिंह ने जायजा लिया। रिपोर्ट को देखिए। मेवात आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की हड़ताल का अभी कोई समाधान नहीं निकला है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर एमपीएचडब्ल्यू स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बिना काम रोके अपना रोष सरकार के प्रति जाहिर करते हुए मांगों को अमली जामा पहनाने के लिए पुरजोर वकालत सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा की नूह की इकाई से जुड़े एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों ने कहा कि एमपीएचडब्ल्यू और एमपीएचएस के नए नियमों के अनुसार जिला वाइज समाप्त किए गए पदों को यथाशीघ्र बहाल किया जाए और आबादी के हिसाब से नए पद सृजित किए जाएं। आज
हमारी MPHA एसोसिएशन का पूरा हरियाणा में CMO के माध्यम से एक हम वो दे रहे हैं, क्योंकि HM के लिए, क्योंकि ये कि हमारी एसोसिएशन जो राज्य कार्यकारिणी है 4/10 को मिली थी जाके पंचकुला में, और उसमें पूरी मांगों पर आश्वासन दिया था, लेकिन 2 महीने होने को आए, आज तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए प्रत्येक ज़िले में, हरियाणा के सभी ज़िलों में हमारी राज्य कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि भाई CMO के माध्यम से हम HM को। कालावली के गदराना रोड पर रेलवे लाइनों के साथ बनी ढाणियों के लोगों ने सरकार और बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की है और रोष व्यक्त किया है। कॉलोनी निवासियों ने कहा है कि आज से 9 दिन पहले करंट लगने से एक गाय की बछड़ी की मौत हो गई थी और कॉलोनी को बिजली सप्लाई देने वाले ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण कॉलोनी की बिजली सप्लाई बंद हो गई थी। उसके बाद बिजली निगम की ओर से बिजली का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, लेकिन वो भी खराब हो गया। बार बार शिकायत करने के बाद भी बिजली सप्लाई शुरू नहीं हुई है। बिजली न आने के कारण हमें खासी परेशानी हो रही है। साडी लाइट बंद पई है, अज 9 दिन हो गए। असी जेड़े भी जई कोले जाने आ, वो कहंदा भी मेरा एरिया है नहीं गा, मेरा एरिया है नहीं। खंबे असी आप पवाए आ, खंबिਆਂ ਦਾ 7 के 8000 रुपया असी कोलों पवाई का दिता है। तार असी 2 पौड़ियां जोड़ के आप चक्की है, सारा बेड़ा इस चीज़ का गवाह है। इत्थे गां मर गई 9 दिन पहला करंट नाल लग के। असी SDO दे गल ध्यान च लिआंदी, जई दे गल ध्यान च लिआंदी। यह नेकी जई दा एरिया पैंदा है ते साडी कोई भी गल नहीं सुनदा। जिहड़ा इत्थे बिजली कर्मचारी आ जांदा वो कहंदा भी मेरा एरिया नहीं पैंदा, मैं इत्थे काम नहीं कर सकदा। ते यह ट्रांसफार्म दुबारे धरिया गया, पहला ट्रांसफार्म मच गया, दुबारे फिर धरता। दुबारे धरन दे कारण फिर यह ट्रांसफार्म एक 10 मिनटां बाद खराब हो गया, ज़्यादा आवाज़ आउण लग गई ते खराब हो गया। अज पूरे 9 दिन हो गए, सारा बेड़ा इन्ना क पानी कनूं परेशान है भी इत्थे पानी की पाइपलाइन नहीं हैगी ते पानी किसी दे कोई बंबी लगी है, कोई किसी में डग्गी जो चकदा हैगा। ते साडी प्रशासन नूं हत्थ बन के बेनती है भी साडी जल्द तो जल्द मतलब यह मंग पूरी होनी चाहिए है, ते नहीं असी बड़ा अंदोलन करांगे। बिजली घर के मूहरे जाम भी लावांगे, सानू चाहे रोड जाम करना पै जाए, कुछ भी करना पै जाए, असी मतलब जई दे खातर बहुत बड़ा संघर्ष कर देंगे। भोला चीका में कुश्ती अखाड़ा गिराए जाने से युवाओं में नाराजगी देखने को मिली है। खिलाड़ियों ने SDM कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। बीते दिनों प्रशासन ने पहलवानों के अखाड़ों को गिरवा दिया था। खिलाड़ियों ने प्रशासन से कुश्ती अखाड़े के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग की है। कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो शहर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। कई दिन पहले गुला प्रशासन ने बिना नोटिस दिए गए अखाड़े को तोड़ दिया गया, रगेन को तोड़ दिया गया, जबकि हमारी बात हुई थी कि अखाड़े को कुछ नहीं कहेंगे। पर प्रशासन ने जब हम चले गए थे उसके बाद अखाड़े को तहस नहस कर दिया, जिम का सामान तोड़ दिया गया बिना नोटिस के। अगर हमें नोटिस दिया तो हम अपना सामान तो उठा सकते थे। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान किया गया है और ये सारा काम विधायक ईश्वर सिंह द्वारा किया गया है जानबूझकर। ये सरकार बार बार कह रही है कि खेलों को बढ़ावा दे रही है और नशे को खत्म करने के लिए, पर जब पहलवान का अखाड़े गिर रहा है तो युवा नशे की तरफ ही बढ़ेंगे। अगर इनको जगह मिल जाती है तो ये अपनी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी करें, पहलवान अपनी एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर और प्रदर्शन करेंगे, बढ़िया अच्छा खेल के दिखाएंगे। पर जब अखाड़े नहीं होगा तो क्या करें। बैंकों के निजीकरण को लेकर हड़ताल का आज दूसरा दिन है। बैंक कर्मचारियों की मांग और किस तरीके से ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने। रिपोर्ट को देखिए। बैंक हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मामला है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। जो सरकारी बैंक कर्मी या अधिकारी उनका कहना है कि जो यदि प्राइवेटाइजेशन होता है तो उनको तो नुकसान हो ही होगा, आम आदमी को भी होगा। इस समय हम खड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जहाँ एक ग्राहक है, उनसे जानते हो किस काम आए थे। सर अपना शुभ नाम? प्रदीप जी, आप किस काम आए थे? बैंक सब जब से बिजनेसमैन हैं हम, हमारा तो आना जाना जो बैंक में लगा ही रहता है, किसी न किसी काम के लिए हमारा दूसरे तीसरे दिन को काम होता है। तो ये कई बार से हो चुका है कि हम आते हैं अपने हिसाब से, अपना शेड्यूल बना रखा होता है कि हमने आज इसको पेमेंट डालनी है या आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। तो हमारे ये काम कई बार ध्वस्त हो चुके हैं इसी की वजह से। और मैं जैसे आज की मतलब मैं आया था, बहुत जरूरी काम मुझे यहाँ का, मैंने सारा प्रोटेस्ट इनका देखा, तो मैं एक आपको इस बारे में एक सरकार को एक उदाहरण भी देना चाहूँगा अपनी तरफ से
कि जैसे हमारे एरिया में ना एक जो होता है बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो मैंने एक चीज़ को नोट किया वहाँ पे कि जब हम एक जो पक्के अधिकारी को जब हम एक बात कहा करते थे कि यार हमारा ये काम है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। चलो हर एक महकमे में हर तरह के लोग होते हैं, अगर हमें वो कोई नारा लगा रहा है तो हम उसको जब एक थोड़ा सा डराते थे कि हम आपके बड़े अफसर को शिकायत करेंगे, तो वो डर कर हमारा वो काम कर दिया करते थे। लेकिन जब प्राइवेट लोग आए, अब एक पक्के आदमी की तनख्वाह 40,000 है, उसको डर है कि मेरी अपनी नौकरी का डर है। एक आदमी प्राइवेट है, उसको 10,000 तनख्वाह है, 12,000 तनख्वाह है, उसको मैंने कहा यार जो काम कर, नहीं तो मैं तेरी रिपोर्ट करूँगा। पर वो कहता जहाँ मर्जी कर दो, यहाँ नहीं मैं कहीं और कर लूँगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हर तरफ से जो जनता ही इसका एक शिकार हो रही है मेरे हिसाब से। धन्यवाद। यहाँ के बैंक कर्मचारी भी अधिकारी भी हैं, उनसे जानते सर आज जो हड़ताल है दूसरा दिन है, तो किस तरह का लॉस मानते हैं आप? लॉस तो सर बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, गवर्नमेंट का भी हो रहा है और बिजनेसमैन का भी टोटल ओवरऑल हर कस्टमर तो परेशान है। उनको कईयों को तो ये पता भी नहीं कि आज हम बैंक में जाएंगे, हमारा बैंक में काम ही नहीं होना, तो कईयों की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है सर। किसी की कोई अपना इशू है, किसी का कोई इशू है, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई ऐसा सिस्टम ना बने जिससे बैंक कर्मचारी भी और जो कस्टमर है उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद। हमारे साथ जो बैंक के यूनियन के नेता भी मौजूद हैं, सर अपना नाम और डेजिग्नेशन क्या है? मेरा नाम मुहतम। बैंक के यूनियन के नेता भी मौजूद हैं, सर अपना नाम और डेजिग्नेशन क्या है? मेरा नाम मुहतम अग्रवाल है। मैं AIPNBO में प्रेसिडेंट की पद पर हूँ और ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर कॉन्फेडरेशन जो विश्व की सबसे बड़ी अधिकारी संगठन है, उसका मैं प्रदेश का संयुक्त सचिव हूँ। तो ये जो आपकी हड़ताल आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गई है, कोई आपकी सरकार से बात हुई हो, या मुख्य मुद्दा क्या है या क्या डर है आपको प्राइवेटाइजेशन से? हमारा मुख्य मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बैंकों के निजीकरण को लेके है। सरकार से हमारी 2 दिन पहले 14 तारीख को सरकार के प्रतिनिधिमंडल और हमारे जो अपना यूनियन के प्रतिनिधिमंडल उनसे बात हुई थी, पर वो बात बेनतीजा निकली, जिस वजह से हमें अपनी हड़ताल जारी रखी। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? यदि सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण बंद नहीं किया जाता, सरकार दोबारा सोचने पर मजबूर नहीं होती, तो हम आगे ये अभी तो 2 दिन की हड़ताल है, इसको आगे कुछ संख्या बढ़ाई जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी, जैसा भी हमारे हाईकमांड का आदेश है। तो 2 दिन में कितना लॉस मानते हैं? 2 दिन में यमुनानगर जिले की बात करें, जैसे ये हमारा इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री हब है, तो यहाँ पे 2 दिन में 500 करोड़ का लेन देन का प्रभावित हुआ है। इससे आम जनता को, बैंक कर्मचारियों को तो जो परेशानी हुई है, एक मैं इसमें ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ एक के दिमाग में होगा कि शायद ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कुछ किया है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम जो ये हड़ताल करते हैं, इसमें हम अपनी तनख्वाह कटवाते हैं। 2 दिन की हमारी तनख्वाह का नुकसान हुआ है और ये हड़ताल जो हम कर रहे हैं, ये देश के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो निजी बैंकों में और सरकारी बैंकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम गरीब आदमी को भी उतना ही तवज्जो देते हैं जितने अमीर आदमी को देते हैं, जबकि निजी बैंकों में सिर्फ अमीर आदमी की सुनवाई होती है। गरीब आदमी को, जिसने 0 बैलेंस से खाता खुलवाना है या जिसने कम ब्याज दरों में ऋण लेना है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। धन्यवाद। मेरे उनका यही कहना है कि जो निजी और प्राइवेट बैंकों का इतना ही फ़र्क है, निजी बैंक में आप 0 बैलेंस से खाता खोल सकते हो, आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी, लेकिन प्राइवेट में नहीं मिलेगी। जो ग्राहक भी आए हैं उनको तो निजी या प्राइवेट से ज़्यादा मतलब नहीं है, उनको तो जो ट्रांजैक्शन करनी थी उसमें दिक्कत आई है। और बैंक कर्मियों का ये भी कहना है कि जो हड़ताल कर रहे हैं तो अपनी तनख्वाह कटवा कर रहे हैं और देश हित में कटवा रहे हैं अपनी तनख्वाह। अब आगे देखा जाएगा कि क्या अब बनता है। यमुनानगर से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर पुलिस ने सुबह 5 बजे से प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया और NDPS एक्ट के तहत 98 FIR दर्ज भी की है। तो वहीं गुरुग्राम में 72 जगहों पर 9 टीम बनाकर रेड की गई, जिसमें 6 किलो 49 ग्राम नशीले पदार्थ की बरामदगी की गई। स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी जिसमें हमने 72 प्लेसेस पे रेड की। 9 हमारी पुलिस की टीम में थी गुड़गांव में, और जिन्होंने टोटल 6 किलो और 49 ग्राम के करीब हमने उसमें बरामदगी की नशीले पदार्थ की, और उसमें 12 केसेस हमने NDPS एक्ट के तहत रजिस्टर किए और टोटल 72 लोकेशंस पे हमने रेड की थी। और उसमें काफ़ी अच्छा उसका मैसेज गया, और जो भी ड्रग्स पेडलर हैं वो सब अब भी हमारे टारगेट पे हैं और हम उन पे लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार उन पे काम कर रहे हैं। जो भी इस तरह के
नशीले पदार्थ की तस्करी में संलिप्त मिलेगा, गुड़गांव पुलिस हमेशा उसके खिलाफ कार्रवाई। नशे पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है। नशे के सेवन से मौत पर होने वाले धारा 174 की कार्रवाई के बजाय अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसके बाद नशा देने वाले से लेकर उसकी चेन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। ये जानकारी हिसार रेंज के आईजी राकेश कुमार आर्य ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि केस दर्ज होने के बाद नशा देने वाले और उन तमाम कड़ियों को देखा जाएगा जहां से नशा संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में सिरसा और फतेहाबाद में ऐसे ही मामले सामने आए थे जिसमें नशे के ओवरडोज से व्यक्तियों की मौत हुई थी। आईजी ने कहा कि अब तक पुलिस नशे के सप्लाई साइड का कार्रवाई करती रही है, मगर इसके सकारात्मक परिणाम तब देखने को मिल नहीं रहे थे। नशा तस्कर लगातार बढ़ रहे हैं, इसे लेकर अब पुलिस डिमांड सप्लाई पर काम करेगी। देखिए, अभी तक पुलिस विभाग का मेन जो प्रयास होता था या जो एफर्ट्स होते थे वो डिमांड साइड को कंट्रोल करने के लिए नहीं होते थे, वो सप्लाई साइड को चेक करने के लिए होते थे। उसमें हम लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है या इंफॉर्मेशन आती थी कि ये लोग ड्रग के जो काम है, सप्लाईज हैं, उससे जुड़े हुए हैं, ये खरीदते हैं, बेचते हैं, उस तरह से इन्होंने नेटवर्क बना रखा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती रही है। आगे भी वो कार्रवाई चलेगी, लेकिन इसमें इस प्रयास को और अधिक सफल बनाने के लिए और अधिक इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पुलिस ने हम लोगों ने ये सोचा है कि हम इसमें डिमांड साइड जो इसकी है इस पे भी हम प्रहार करें, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा समाज में एक पलवल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिले में 2 लाख नई ऑटो डिसेबल सिरिंज भेजी गई है। जिले में अब वैक्सीनेशन के लिए नई सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों में निडर से होने वाले संक्रमण को खत्म किया जा सके। नोडल अधिकारी योगेश मलिक ने बताया कि जिले में अब वैक्सीनेशन के लिए सामान्य सिरिंज की बजाय ऑटो डिसेबल सिरिंज का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसकी खासियत यह है कि इसे एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फरीदाबाद में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान का असर सेक्टर की मार्केट में भी नजर आने लगा है। सेक्टर 15 की मार्केट में खुद शोरूम के मालिकों ने आगे से अतिक्रमण को हटा दिया है। अब सेक्टर 15 की मार्केट बदली बदली नजर आने लगी है। मार्केट से अब तक पैदल निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल होता था, लेकिन अब निगम कमिश्नर की अपील पर लोगों का देखने को मिल रहा है कि दुकानदार खुद ही अतिक्रमण को हटा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ये अच्छी शुरुआत है। इससे न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी बल्कि बाजारों का सौंदर्यीकरण भी होगा। नगर निगम फरीदाबाद का अतिक्रमण मुक्त फरीदाबाद का अभियान लगातार जारी है और हम फिलहाल 15 सेक्टर की मार्केट में हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये ऐसी जगह है जहां फुल टाइम पर यहाँ रश रहता था। लोगों का पैदल निकलना यहाँ से बेहद मुश्किल होता था। और ख़ास बात इस सेक्टर की मैं बता देता हूँ कि ये वार्ड नंबर 32 का है और इस वार्ड को खुद निगम कमिश्नर यशपाल यादव की तरफ से गोद लिया हुआ है। गोद लेने का मतलब ये है कि यहाँ तमाम समस्याओं का निपटारा खुद यशपाल यादव उसकी निगरानी रख रहे हैं। और अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, ये पूरी तरह से खुला यहाँ एरिया आपको साफ तौर से देख सकते हैं। और ये खुद दुकानदारों ने अपने आप इसको खाली किया है, साफ सफाई की है और यहाँ लोगों की जो आवाजाही के लिए जो जगह थी वो अब खाली दिखाई दे रही है। लोग आसानी से आ जा रहे हैं। लोगों से बात भी करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप? पहले कभी बाजार में इसमें आते थे, मार्केट में? बिल्कुल आते थे सर। आने तरह के हालात होते थे पहले। यहाँ ये भरा रहता था, फूल वाले और काफ़ी बंदे बैठे रहते थे यहाँ पे पहले। अच्छा, लेकिन अब खाली हाँ, पहले से बहुत अच्छा। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है पैदल जाने वालों को। क्या ये मुहिम जो है नगर निगम की, इसको सफल मान रहे हैं? बिल्कुल सफल मान रहे हैं सर, बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये एकदम माहौल सा बदला बिल्कुल एक सफल प्रयास है। जैसा कि देखा जाता है पहले आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी और अभी ये देखो चारों तरफ बिल्कुल साफ सफाई है और अच्छा लगता है आने में। ना किसी तरह किसी की प्रॉब्लम है, गाड़ी खड़ी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत अच्छा प्रयास है। तो क्या लगता है कि ये अभियान है ये आगे बढ़ना चाहिए और बाकी की जो तमाम मार्केट हैं जहाँ इंक्रोचमेंट है वो हटनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा काम है और सबसे अच्छी बात है कि जनता को प्रॉब्लम नहीं हो रही है इससे। सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कंजेस्टेड एरिया होता था, लेकिन अभी बिल्कुल फ्री है।
वेंडर्स उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि वो पहले यहाँ अपनी अगर दुकान लगा रहे थे, उनकी रोजी रोटी उससे चल रही थी। तो इसका भी, क्योंकि आप एक आम नागरिक आप हैं, इसे कैसे देखते हैं? क्या उनको अलग जगह मिलनी चाहिए? बिल्कुल अलग जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि देखो एक ये है कि इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जो रेहड़ी वगैरह जो लगाते थे, उनको तो प्रॉब्लम हो ही रही है। काफ़ी प्रॉब्लम, इनको अलग जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान है, एक कम पैसे कमाने वाला भी है, एक ये है कि इसकी आय अच्छी है, जिसकी आय अच्छी है वो कहीं से भी परचेज कर सकता है। लेकिन एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो एक रेहड़े वगैरह इनसे परचेज कर सकते हैं। अब ये नहीं है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनको अलग जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उनको अलग जगह ज़रूर वेंडर को मिलनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर नगर निगम की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं और निगम कमिश्नर यशपाल यादव की तरफ से कहा भी गया है कि उनके लिए एक अलग जोन बनाया जाएगा। लेकिन इससे इतर अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पूरी तरह से इस मार्केट को साफ किया गया है, अतिक्रमण को हटाया गया है, ऐसे में लोगों में भी कहीं ना कहीं खुशी इस बात को लेकर है कि आराम से आवाजाही इस मार्केट में हो सकती है और इसको सुंदर बनाने की जो कवायद निगम की तरफ से की गई है वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। बहादुरगढ़ में 2 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर रुपयों की हेराफेरी करने के आरोप में बहादुरगढ़ के लाइन पर थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। थाने के ड्यूटी ऑफिसर और थाने के बाकी कर्मचारियों पर एसपी झज्जर ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। चोरी हुए 2 करोड़ रुपए नोएडा के रहने वाले किसी एडवोकेट के बताए जा रहे हैं। एडवोकेट के घर चोरी उसके यहाँ पर काम करने वाले 2 नौकरों ने की थी। चोरों से ड्यूटी ऑफिसर ने बैग में रखे पैसे बरामद किए, लेकिन शातिर तरीके से 2 करोड़ में से 50 लाख रुपए गायब कर दिए, जिसकी शिकायत एडवोकेट ने झज्जर एसपी से की है। एसपी ने कहा कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूरा पैसा रिकवर किया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम आपको अभी रिवील नहीं करेंगे। और इसके संबंध में जो पैसे की इतनी बड़ी मात्रा के संबंध में हम इनकम टैक्स को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को दोनों को चिट्ठी लिखेंगे इस संबंध में रिकवरी का वक्त, तो ताकि ये मामला सबकी नॉलेज में ला सके और इसकी गहराई तक जा सके। इस बारे में लोगों को भी हमने ब्रीफ कर दिया है और वो जो जायज़ कार्रवाई है, जो भी इसमें संलिप्त होंगे और एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो जो है, क्योंकि अभी बताया जा रहा था कि जितने पैसे चले गए हैं उनको भी ड्यू कोर्स में हम लोग रिकवरी करके इसमें साथ में दिखाने की कोशिश करेंगे। ओरिजिनल इंसिडेंट इट स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा। तो नोएडा पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है इसके बारे में, वहाँ पे कंप्लेंट दी गई है नहीं दी गई है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं होगा। बट हमारे जहाँ तक हमारे थाना क्षेत्र के संबंध में, हमारे क्षेत्र में जितनी गतिविधियाँ हुई हैं उस करनाल में रिजर्व फॉरेस्ट में खड़े सैकड़ों हरे पेड़ों को वन विभाग के कर्मचारियों ने अवैध तरीके से काट कर बेच दिया। पेड़ों की कटाई के लिए विभाग की अनुमति नहीं ली गई है। फॉरेस्ट विभाग ने मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। जंगल से पेड़ों की अवैध कटाई के आरोपों में घिरे फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड भी कर दिया गया है, जबकि वन दरोगा और रेंज ऑफिसर के खिलाफ भी विभागीय एक्शन लिया गया है। दरअसल 209 एकड़ में पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। विभाग से परमिशन लिए बगैर जंगल में नियुक्त कर्मचारियों ने हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलवा दी है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग हरकत में आया है। बड़े क्षेत्र में फैले इस रिजर्व फॉरेस्ट में कई तरीके के हजारों वन्य जीव हैं। ग्रामीणों में वन्य प्राणियों को लेकर पीने के पानी का संकट खड़ा होता जा रहा है। जंगल में पीने के पानी के प्रबंध करने के लिए वन विभाग ने करीब 2 एकड़ भूमि पर तालाब बनाने की योजना तैयार की थी। तालाब निर्माण के लिए सिर्फ छोटी झाड़ियों को हटाया जाना था, लेकिन कर्मचारियों ने 15 इंच मोटे पेड़ों को कटवा दिया। जंगल ये जहाँ तक मेरे सुनने में है 400 किले में जंगल ये फैला हुआ है। मतलब बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी पेड़ ही पेड़ है। लेकिन यहाँ पर कोई जैसे ना, अब जैसे इस जंगल के अंदर आपको मंकी मिलेंगे, नील गाय, अपने राष्ट्रीय जो क्या बोलते हैं पक्षी, मोर यहाँ पर है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो एक आप नाला देखना भी दिखाना इधर, ये लोगों की टॉयलेट का पानी इधर आता है, जो गर्मियों में ये बेजुबान जानवर पीते हैं। तो अभी जैसे हमें सुनने में आया था कि वाइल्ड ऑफिसर जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो यहाँ पर थोड़े पेड़ काट के इनके लिए तालाब बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की ये धारणा कि पेड़ काटना गलत है, वो हमारी भी। लेकिन अब ये देखो ना, पेड़ किस पर्पस के लिए कट रहे हैं। अगर जितने एरिया से पेड़ कट रहे हैं वहाँ तालाब बन रहा है, तो उस तालाब से कितने बेजुबानों को पानी से तो राहत मिलेगी ना। तो रेंज अफसर से ट्वीट के माध्यम से जवाब आया, उसमें बताया कि वहाँ पे तालाब प्रस्तावित है, तो बुशेज काटी हैं। तो मौके पर निरीक्षण किया गया, तो बुशेज में 15 सेंटीमीटर से ऊपर को हम बुशेज नहीं मानते, उसके लिए डेविएशन अनुमति जरूरी है, तो अनुमति नहीं ली गई थी। तो 2 एकड़ में उन्होंने बुशेज जो मस्कट है पहाड़ी की कर वो काटी है, तो उसके एक्शन लिया गया है, जो भी गार्ड, दरोगा और रेंज अफसर के।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।